ऐसे का स्ट्रक्चर मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। थैंक यू। तो काइंडली आपकी जो असाइनमेंट है ना यार, वो उसको आपने फौरन जमा करवाना है। ठीक है। तो हमारा आज का जो सबक है, मुझे जरा ये बताएं कि आप लोगों का जो आपका जो मैंने एसे दिया था पढ़ने के लिए कर्नल मोहम्मद खान का, और फिर नेबल और मैं जो है अहमद शाह पतरस बुखारी का, मुझे जरा ये बताइए कि पढ़कर मजा आया आप लोगों को? कि थोड़ी बहुत उर्दू के साथ आपकी कोई जान पहचान, कोई बोरियत तो महसूस नहीं हुई आप लोगों को? पक्की बात है? मेबल और मैं दोनों पढ़ लिए या सिर्फ एक ही पढ़ा है? दोनों पढ़ लिए? चलें, दैट्स गुड। तो मैं कुछ ना कुछ आप लोगों का उर्दू के साथ मुताले की जो रिवायत है उसको परवान चढ़ाने में कामयाब रहा हूँ थोड़ा बहुत। अभी मुकम्मल तौर पे तो नहीं, अभी तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उस पर उर्दू ऐसे पर बातचीत करेंगे। चलें, ठीक हो गया जी, अगर इतना हमने काम कर लिया है। अजीज तलबा, आज हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे यहाँ से। हमारा बाकायदा तौर पर हमारा जो एस्से है, जिसे मजमून नवेसी कहते हैं, उसका आगाज होने जा रहा है। आई होप कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के साथ। बस आज आपने थोड़ा सा वॉइस लेवल मेरा स्लो जो है वो बर्दाश्त करना है। आज शायद एनर्जी लेवल वो नहीं होगा। कल मेरे ऊपर क्लासेस का बहुत बोझ था। कल मुझे पता है कैसे क्लासेस वाइंड अप किए हैं टिल 11 o'clock। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? हम क्लास का आगाज कर सकते हैं। चलें जी जी, आज तो ओपन क्लास है, बिल्कुल सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बस कल से रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। मैंने कहा चलें यार, जिनका फायदा होता है हो जाए, वैसे क्लास तो मुकम्मल हो गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी। अजीज तलबा, हमेशा की तरह जिस तरह मैं बात करता हूँ कि हम किसी भी महफिल में बैठते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बुनियादी तौर पर हमारे वहाँ पर बैठने के मकासद क्या हैं। पीएमएस मिनिस्टीरियल में आपका 20 नंबर का सवाल, 25 नंबर का ये सवाल है उर्दू मजमून नवेसी का। और आज अगर उर्दू के तदरीसी आज के तदरीसी मकासद की बात करें तो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मजमून नवेसी क्या होती है। लेकिन उससे भी पहले एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि मजमून नवेसी क्या नहीं होती। ठीक है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मुकाबले के इम्तहान में किस किस्म के मजामीन आते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, इसे बर्दाश्त कीजिएगा। मुकम्मल और सेहतमंद मजमून के बुनियादी अज्जाए तरकीबी क्या होते हैं, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्लीट एसे। उसके बाद मजमून और इंशाइया का बुनियादी फर्क क्या है, यहीं से हम लोग इंशाल्लाह आज पढ़ने का आगाज करेंगे। और उसके बाद मजमून लिखने के तरीका हायकार पर भी आज इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मजमून से पहले जो है ना, मैं आपको दो चीजें पढ़ाना चाह रहा हूँ। पहली इंशाइया। अब ये क्यों पढ़ानी है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इंशाइया के लुग़वी मानी देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, ये नोट करना है आप लोगों ने। आप लोगों के साथ कल ये क्लास हो गई हुई है? ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी। इसका मतलब है, फिर चले, ठीक है। फिर तो ये पेनल्टी आप लोगों पर, अल्लाह के बंदो। एक मिनट, मुझे अपना ग्रुप देखने दें। मुझे एक बात बताएं कि मैं तो इस वजह से लीनियंट था कि चले, मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है, उसके बावजूद भी एक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई। एक, दो, दो असाइनमेंट्स आई हैं क्लास के अंदर यार, सिर्फ दो।
मैं पहले उनको चेक कर, और वो भी हमारी पिछली है। हमने इस मजमून पर बात की थी, पाकिस्तान की तरक्की का सफर, आगाज था हाल, इस पर। हेलो। जी सर, इसकी आउटलाइन और कुछ डिस्कशन हुई थी, डिटेल में डिस्कशन हुई थी सर जी इसके। ठीक है। जी ठीक है। फिर मुझे एक बात बताएं, लिटरली यार, मतलब ये तो बड़ा फिर मसला होगा। ठीक है, अब मुझे, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे जेन्युइन कंसर्न पूछते हैं ना, अगर आप लोगों ने ये फिर आज ऐसे लिखा नहीं, तो फिर ये वाकयातन ये लम्हा फिक्रिया है हम सब लोगों के लिए। लेकिन ये मजमून आप सब लोगों ने कल हर हाल में मुकम्मल करना है, आज इस पर बात करें। यार असाइनमेंट अब आपने यहाँ से जो है ना, नहीं नहीं नूर मलिक, ये कौन सी बात हुई कि लिखना नहीं? आप लोगों ने ऐसे मुमतहिन को मजमून जाकर सुनाना तो नहीं है? फिर अगर आपने लिखना ही नहीं है, तो फिर तो सेशन ज्वाइन करने का डियर फायदा ही कोई नहीं है हमारा। फिर तो वो आप किताब से भी आपका काम चल सकता है। यहाँ पर हमारा मकसद वैल्यूएशन का है बुनियादी तौर पर। अब आपने बिल्कुल लिखना है, आइंदा के बाद असाइनमेंट नहीं मिस करनी। ठीक है। चलें, कल मैंने आप लोगों के साथ इसके बात की थी हमारे इंट्रोडक्शन पर। आज मैं इसकी बात करता हूं मुकम्मल आउटलाइन के हवाले से, और कल आप लोगों ने अपना मजमून मुकम्मल तौर पर लिखना है। ठीक है, फिर तो हमारी क्लास बड़ी मुख्तसर सी होगी। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी अजीज तलबा, कि हमारा, जब हम पाकिस्तान की तरक्की के सफर की बात करते हैं, तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी मुल्क की तरक्की का राज, तरक्की का तरक्की का सफर या तरक्की का पैमाना मापने के लिए हम उस पर जो कदगने लगाते हैं, उनमें सबसे पहले आईनी बालादस्ती है, कि बुनियादी तौर पर वो रियासत जो कि एक बनी है, उसके निज़ाम इंतजाम चलाने के लिए जो कॉडिफाइड रूल्स दिए गए हैं, जो आईनी हुदूद व कुयूद लगाई गई हैं, उनमें वो रियासत कहाँ पर खड़ी है। ठीक है। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो मुल्क में आईनी बहरान जो है वो अपने उरूज पर रहा, और उसकी भी तारीखी वजूहात रही। आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग के अंदर मामलात हों, ठीक है, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस या गैर सियासी जितनी भी ताकतें थीं, उनका उरूज रहा, और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो पहला आइन है, वो पहले 9 साल तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। और इसकी सबसे बड़ी वजह, आपके मुल्क के अंदर उस वक्त सियासी क़यादत के दो बड़े झटके लगना थे। उसके बाद कसीरुल अनवा दसातीर के तजर्बे, कसीरुल अनवा यानी बहुत सारी किस्मों के दसातीर, दस्तूर की जमा, उसके तजर्बे हुए। मसलन सबसे पहले 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है पार्लिमानी तर्ज का, 62 में हमारा जो है सदारती तर्ज का, 73 में पार्लिमानी तर्ज का, और उसके बाद एट्थ अमेंडमेंट के बाद 1980, एट्थ अमेंडमेंट के बाद 85 के अंदर इसको मुकम्मल तौर पर सदारती बना दिया गया। ऑलमोस्ट सदारती रहा तो अपनी सरिश्त में ये पार्लिमानी ही, मगर अमली तौर पर ये सदारती तर्ज का आइन था। और उसके बाद जब आपकी 13वीं आईनी तरमीम होती है 1997 के अंदर, वहां पर एक मरतबा फिर इसकी पार्लिमानी हैसियत को बरकरार रखा जाता है, और फिर 18वीं आईनी तरमीम ने सही मानों में खुद मुख्तारी को परवान चढ़ाया। और फिर अब आपकी जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसने एक मरतबा फिर नए सवालात को जन्म दिया है। तो ये आईनी तौर पर अगर हम लोग बात करें, तो हमारा मुल्क जो है वो बुनियादी तौर पर कोई बहुत ज्यादा मुस्तहकम नहीं रहा। इसी वजह से पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाना हमारे लिए
एक ऐसा ख्वाब था जो कि शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग, चूंकि हमने तरक्की पजीर ममालिक से तकाबुली जायजा भी करना है, तो उसमें सियासी तसलसल के सम्राट बहवाला तरक्की पजीर ममालिक और तकाबुली जायजा, इसके बरक्स अभी मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता भी हूँ। इसके बरक्स 26 जनवरी सन 1950 को अपने मुल्क बनने के महज 2.5 साल बाद इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना जाता है। इसी तरह श्रीलंका में भी आईनी हुकूमत बहुत ज्यादा मुतासिर कुन तो नहीं रही, मगर फिर भी हालात इतने गंभीर नहीं रहे जिस तरह के पाकिस्तान में मामलात रहे। उसके बाद सियासी अदम इस्तेहकाम। अच्छा, आईनी और सियासी को आपने दरमियान में मिक्स नहीं करना। ठीक है। आइन का ताल्लुक आपकी रियासत के उन मामलात के साथ है जो कि कोई भी एक डेमोक्रेटिक या फिर नॉन डेमोक्रेटिक या फिर इसके अलावा भी जो भी रियासत है वो अपने लिए कॉडिफाइड रूल्स जो तय करती है उसके मुताबिक उसे चलना होता है। सियासी अदम इस्तेहकाम में तारीखी पस मंजर के अंदर जमहूरी रिवायात की नफी। ये तारीखी पस मंजर में भी रही कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से एक दो तीन या चार खानदान हमेशा से हुकूमत करते आए, शुरू से लेकर आज तक। ठीक है। और इसी चीज ने सबसे ज्यादा जमहूरी रिवायात की नफी की। आप कोई भी सियासी पार्टी देख लें तो या तो वो किसी शख्सियत के गिर्द घूमती है या फिर वो किसी एक खानदान के गिर्द घूमती है। जो जदीद हमारी सियासी जमातें, डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है, वो अपने जमहूरी होने का दावा करती हैं, मगर जब हम लोग एकेडमिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वहां पर भी शख्सियत परस्ती अपने उरूज पर पाई जाती है। उसके बाद आमराना निज़ाम हुकूमत का तवील दौर। यही वो चीज है कि जब आपके सियासी जमातों के अंदर जमहूरी रिवायात की नफी थी, इस चीज ने फिर मौका परस्त सियासतदानों को या मौका परस्त जमहूरी कुव्वतों को वो मामलात दिए कि जिसकी बुनियाद पर फिर आप हमारा आमराना तर्ज हुकूमत का एक तवील दौर चलता रहा, और हमारी हर सियासी क़यादत ने अपने अपने मफादात के ऐन मुताबिक उनका इस्तेमाल किया। और फिर एक बात याद रखिएगा, जब भी हम सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो सियासी इस्तेहकाम के तनाजुर में सबसे जो अहम चीज है वो क्या होती है कि वहां पर मकामी हुकूमतों का होना अजबस जरूरी है। उसकी वजह क्या है कि अगर मकामी हुकूमतें होंगी, क्योंकि हर बंदे का काम तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर जाकर अपना एमएनए या एमपीए के इलेक्शन को यकदम लड़ लेना, तो यहां से आपकी ग्रास रूट लेवल लीडरशिप, ठीक है, तीसरे दर्जे की कयादत का वकूफ पजीर होना किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम के, किसी भी मुल्क जमहूरी रियासत के सियासी इस्तेहकाम का हिस्सा अजबस जरूरी होता है। और उसके बाद मकामी हुकूमतों का मवाजना बहवाला आईन पाकिस्तान। ठीक है, सॉरी, ये मैंने डिस्कस कर लिया। आइन का आर्टिकल 140 जो है उसके मुताबिक जो है वो हर जमहूरी, हर हमारी सूबाई हुकूमत का ये कहना उसके ऊपर लाजिम है कि वो अपने हल्फ लेने के बाद 100 सिर्फ बल्कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराएंगी, जो कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं। इसी तरह तकाबुली जायजा और फिर सिफारशात। जमहूरी रियासत में निज़ाम तालीम। अच्छा, उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ी चीज है किसी भी रियासत के तरक्की के पैमाने मापने के लिए, तो उसमें क्या चीज है? निज़ाम तालीम है। 18वीं आईनी तरमीम और यकसा कौमी निसाब। हम सब लोग जानते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम का सबसे बड़ा खासा सूबाई खुद मुख्तारी था। ठीक है। और उस सूबाई खुद मुख्तारी के तहत जो चीजें की गई, उसके अंदर कंकरेंट लिस्ट जो है आईने पाकिस्तान की वो खत्म कर दी गई। सिर्फ और सिर्फ दो लिस्टें रह गई, सूबाई लिस्ट और वफाकी लिस्ट, जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स यानी उमूर रियासत चलाने के जितने भी अबवाब थे उनको मुख्तलिफ किया जाता था। 18वीं आईनी तरमीम से पहले आपकी कंकरेंट लिस्ट मौजूद थी जिसके अंदर दोनों को कानून साजी करने का इख्तियार हासिल था। यूं आपकी जो तालीम थी ये सूबों के पास चली गई, लेकिन बाद में फिर इसको दोबारा, आप सब लोगों को पता है, रिवाइव किया गया 2011 में, जब इनको ख्याल आया कि जनाब हायर एजुकेशन तो सारे का सारा वफाक के अंडर आता है, तो फिर इसको कैसे केटर करेंगे। और फिर वफाक के अंडर चलने वाले जितने भी इदारे थे वो भी इसके अंडर
थे, तो फिर वफाक की सतह पर हमारा वजीर तालीम जो है उसको भी बनाया गया। उसके बाद तकाबुली जायजा और सिफारिशात, हर तरह की तरह हमने इसके अंदर भी तकाबुली जायजा और सिफारिशात अपनी देनी है। बैनुल अक़वामी और बैनुल सूबाई तालीमी मवाजना, आप में से कितने लोग जानते हैं क्या नाम है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में? डू यू नो अबाउट इट? स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जिसे सूसी है, अंडर ग्रेजुएट है, यू आर एब्सोल्युटली राइट तलत, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है पीएचडी के लिए। अब तो उसके ऊपर भी बड़ी कदगने लगा दी हैं, गालिबन सूसी तो बंद कर दिया और यू ग्रेड भी बंद कर दिया है। अगले दिन मैं देख रहा था पोस्ट, आपके इसने फॉरेन ऑफिस का जो यू ग्रेड का जो पाकिस्तान ऑफिस है, उसने मेरे ख्याल से रिग्रेटफुली इसको बंद कर दिया है, जो कि रिसेंटली द राइज ऑफ द फार राइट टेंडेंसीज एंड पॉलिटिक्स इन, इंतहाई दाएं जानिब की जो सियासत है उसका जो परवान चढ़ना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर एक दूसरे के ममालिक के अंदर जाकर तालीम हासिल की जाती है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बैनुल अक़वामी शराकत दारी प्रोग्रामों की तो बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैनुल-सूबाई बैनुल-सूबाई तालीमी मवाजना भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, क्या ही अच्छा हो कि अगर जिस तरह से ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, अगर ये बैनुल-सूबाई सतह पर भी इनको शुरू किया जाए, एक सूबे के दूसरे सूबे में, दूसरे सूबों की जामियात के दूसरे सूबों में जाकर तालीम हासिल करें। यहाँ पर मैं जामियात की बात कर रहा हूँ। जब एक्सचेंज प्रोग्राम की बात आती है तो उसमें वफाकी गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व होती है। और उसके बाद अमली तहकीक का फुकदान, हमारे यहाँ 2022 की इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, आईपीआर, इनकी जो रिपोर्ट थी 2022 के अंदर, पाकिस्तानी जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स थे, जब उनका रिसर्च चेक हुई तो उसके अंदर तकरीबन कोई 70% ऐसे थे कि जिनका प्लेजरिज्म रेट जो है वो 55% से ऊपर था। ठीक है, प्लेजरिज्म कहते हैं सरके को, मोहसिन भोपाली का वो शेर है ना, कि क्या नाम है, बेहतर है उस बज्म से उठाइए मोहसिन सरके को जहां रुतबा इल्हाम दिया जाए। इसी गजल का वो मशहूर जमाना शेर है, कम जर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। अच्छा, उसके बाद मुआशी इक्तिसादी पस मंजर, हमारे यहाँ मुआशी और इक्तिसादी पस मंजर भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं रहे। एक तरफ 60 की दहाई और 70 की दहाई में पाकिस्तान की मईशत 6.7 शरह नमू के साथ आगे बढ़ रही थी, मगर इसके साथ ही जब हम लोग उसके बाद वॉर ऑन टेरर पे सबसे पहले अफगानिस्तान में गए, बाद में फिर नेटो के एलाय बने, नॉन मेंबर एलाय, और उसके बाद जो एक इनडायरेक्ट वॉर रही टिल 2023, जब तक अमेरिका का मुकम्मल तौर पर इनखला नहीं हुआ अमेरिका से, अफगानिस्तान से, इसकी कॉस्ट भी हमने पे की। ये तो एक मुआशी इक्तिसादी पस मंजर के तनाजुर में बात की, लेकिन दूसरी तरफ सियासी जमातों के गैर वाज़ेह मंशूर भी हमें मुआशी मंशूर भी नजर आते हैं। हम लोग, अगर आप क्या नाम है, किसी भी सियासी जमात के मंशूर को आप देखें ना, उसमें ये चीज तो आपको नजर आएगी कि हाँ, वहां पर मुल्क की मईशत के लिए काम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो मैनिफेस्टेशन नजर नहीं आती, वो मंशूर नजर नहीं आता। और इसी तरह हमने मईशत के तनाजुर में बैरूनी इमदाद पर मुसलसल इन्हिसार और बरामदात की किल्लत, यानी एक्सपोर्ट की किल्लत रही, और बैरूनी इमदाद पर हमने मुकम्मल तौर पर इन्हिसार किया। और उसके बाद अफराधी कुव्वत, नेमत या जहमत, गैर हुनरमंद नौजवान, बेरोजगारी का बढ़ता हुआ रुझान, और फिर मुस्तकबिल की हिकमत अमली में इसके लिए जाना पड़ेगा। और उसके बाद डिजिटल पाकिस्तान। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप में से कोई भी एक तालिब इल्म, सॉरी मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर आप लोगों ने एक काम करना है कि यहाँ पर मेरे पास तो था तकरीबन कोई 5500 अल्फाज का मैंडेट ऐसे लिखने के लिए, लेकिन आपने जब इसको रीराइट करना है ना कल मुकम्मल ऐसे को, ठीक है, उसके अंदर आपने दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो प्रेजेंटेशन का और दूसरा आपका ऐसे जो है
वो 7 पेजेस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 7 से 8 पेजेस, अच्छे 7 से 8 सफ़ात आउटलाइन को निकाल के। ठीक है, यानी 8 से 9 पैराग्राफ आपने अच्छे लिखने हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ाना चाहता हूँ, ये क्या नाम है, सियासी आईनी बालादस्ती के तनाजुर में। कौन पढ़ेगा आप में से, कोई बंदा पढ़े जरा इस पैराग्राफ। जी हैंड रेस करें, कौन पढ़ेगा। कोई भी एक तालिब इल्म पढ़ ले, खातून या कोई साहब। स्क्रीन शेयर्ड है ना, स्क्रीन क्लियर है, विजिबल है पढ़ने के लिए। भाई लोगों, कोई एक बंदा आ जाए यार, क्या हो गया। जी पढ़िए जरा, कौन पढ़ेगा, मिसरफत आप पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। किसी भी नौज़ायदा ममलिकत के कारहाय इंतज़ाम सरअंजाम देने के लिए सरदस्त जिन उसूलों की ज़रूरत होती है, इन्हें आइन या दस्तूर कहते हैं। बरसग़ीर की तकसीम के बाद नौज़ायदा ममलकतें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने उमूर रियासत चलाने के लिए कानून हिंद 1935 का सहारा लिया। लेकिन हिंदुस्तान ने महज 2 साल के अरसे से भी कम वक्त में अपना आइन तैयार करके इसे 26 जनवरी 1950 को मुल्क में नाफिज कर दिया, जिसने मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जमानत दी। जबकि पाकिस्तान को कौमी क़यादत की सूरत में इब्तिदा में ही इसे में दो ऐसे कमरतोड़ झटके लगे कि फिर पाकिस्तान अगले 9 साल तक एक मजबूत और वफाकी आइन की तश्कील। जी प्लीज कैरी ऑन। सर स्क्रीन नहीं नजर आ रही सर। तश्कील का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना कर सका। पहले कायदे आजम ने अपनी बीमारी की वजह से कौम को खैराबाद कहा। फिर कायदे मिल्लत लियाकत अली खान की शहादत के बाद मुल्क की सियासी और आईनी तारीख एक मजाक बन के रह गई। 1956 का आइन वफाकी तर्ज पर तश्कील दिया गया तो इसे महज 1.5 साल के बाद गवर्नर जनरल ने 8 अक्टूबर 1958 को मनसूख करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इक़्तिदार की बाग दौड़ फौजी आमरों के हाथ में गई तो 1962 में अमरीकी निज़ाम हुकूमत से मुतासर होकर इस वक्त के सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया। आमराना जबर, सियासी अदम इस्तेहकाम और शख्सी जाम ने मुल्क के मशरकी और मगरबी हिस्सों में इस हद तक नफरत की खलीज खींच दी कि महज अगले 9 बरसों में 16 दिसंबर 1971 को मुल्क में दो लख्त हो गया और बांग्लादेश की एक नई इस्लामी रियासत की सूरत में हमारे सामने आया। मुल्क में जमहूरी निज़ाम बहाल हुआ तो 1973 में एक बार फिर मुल्क को वफाकी और जमहूरी निज़ाम मिला, जिसमें वक्तन फवक्तन आमिर तरामीम करते रहे। लेकिन जमहूरी हुकूमत में 18वीं आईनी तरमीम ने इसका एक चौथाई हिस्सा मुतासर किया, जिसमें सूबों को ज्यादा मुस्तहकम करके एक मजबूत वफाकी निज़ाम की जमानत दी गई। सदर के अख्तियारात को कम करके मुंतखब जमहूरी हुकूमत के रूह रवा वजीर आजम के अहदे को मुस्तहकम और फाल बनाया गया। जबकि हाल ही में एक नई बहस ने भी मुल्क में जन्म लिया कि मुल्क में सदारती तर्ज का आइन होना चाहिए। दरअसल इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क में कौन सा निज़ाम हुकूमत है, अलबत्ता अपने रवैयों को इस आइन के मुताबिक ढाल कर उमूरी रियासत को चलाना ही दरअसल एक कामयाब शहर की जमानत है। लिहाजा हमें आइन तब्दील करने की बजाय आज अपने रवैयों को आइन के मुताबिक ढालने की जरूरत है। मसलन दुनिया का मुख्तसर तरीन आइन रखने वाला मुल्क अमरीका सदारती निज़ाम हुकूमत के तहत आज आलमी ताकत का महवर है, जबकि दूसरी जानब दुनिया का तवील तरीन आइन रखने वाला मुल्क इंडिया पार्लिमानी निज़ाम के तहत आज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत होकर भी तरक्की पजीर ममालिक की सफ में खड़ा है। इसी तरह खिते में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका भी ऐसे ही ममालिक हैं जिन्हें अपने मुकम्मल दसातीर तब्दील करने के बाद भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा है। इसी तरह खिते में पाकिस्तान के अलावा
जी प्लीज मुकम्मल करें। इसी तरह खत्े में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका भी ऐसे ममालिक हैं जिन्हें अपने मुकम्मल दसातीर तब्दील करने के बाद भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि आईनी तसलसल ही दरअसल एक जमहूरी रियासत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आईनी बालादस्ती के बाद जमहूरी निज़ाम बस में बस बस हुकूमती। बस बस बस। अब यहाँ पर देखिए अजीज तलबा, ये मैं आप लोगों के, हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, ये मेरे लिए एक पैराग्राफ है क्योंकि हमने इसको उसमें साफ जरा किताब के लिए भी लिखा था ये। यहाँ पर याद रखिएगा, जब आप लोगों ने, आप मुझे ये बताएं कि ये पैराग्राफ तो मसला नहीं है ना इसमें, ठीक है। हमने अपना बाकायदा एक टॉपिक सेंटेंस लिखा, टॉपिक सेंटेंस लिखने के बाद फिर हमने उसका तारीखी हवाला दिया। तारीखी हवाला देने के बाद पाकिस्तान में आईनी बहरान क्यों पेश आया उसकी दो तीन वजूहात लिखी, और उसके बाद उसका मवाजना भी किया। और फिर उसके बाद हमने मॉडर्न डे रेलिवेंस या फिर जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक इस पर बात करने की कोशिश भी की, ठीक है। और उसके बाद हमने ये बताया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क में कौन सा निज़ाम है, लेकिन बल्कि अपने रवैयों को उन निज़ामों के तहत ढालने की अजबस ज्यादा जरूरत है। यही बातें चंदे की हमने जी। अब देखें कि जब आप लोगों ने लिखना है ना, ठीक है, इस मजमून को रीराइट करना है कल, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं की तो कल आपने ये मुकम्मल मजमून लिखना है। तो असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आपने इसको पढ़कर कोशिश करनी है कि इसी को फॉलो कर ले। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है पहले एस्से के अंदर कि आप इसके अंदर कुछ और चीजें भी ऐड कर सकें, अदलो इंसाफ का पहलू भी ऐड कर सकें, ठीक है, या कोई भी और जो भी आप लोगों को पसंद आता है, आईटी का, जो लोग आईटी से वाबस्ता हैं वो भी इसके अंदर अपना इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपना जो मजमून है वो लिखना है कितने अल्फाज पर, अपने कोई आउटलाइन को निकाल कर कम अज कम आपने कोई 6 सफ़े लिखने हैं, सॉरी 8 सफ़े, यानी 4 और 8 और 8 सफ़ात, ठीक है। अब यहां से हमने एक चीज मैंने आपको बतानी है और वो ये है कि यहाँ पर दो तीन चीजों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपना यहाँ पर सवाल नंबर लिखेंगे ब्लैक मार्कर के साथ, ठीक है, ये नोट कर लें। उसके बाद नीचे आप उन्वान लिखेंगे, जो भी आपका उन्वान है पीछे दिया गया है। और फिर उसके बाद आप अपना तारुफ लिखेंगे, ठीक है, तारुफ की एक आधी सब हेडिंग। यहां से नीचे अहम निकात आप ब्लैक मार्कर के साथ लिखेंगे, तारुफ जो है ना ये आप अपना ब्लू मार्कर, और उसके नीचे जो सब हेडिंग्स है वो जिस मर्जी पॉइंटर के साथ लिख लें। फिर जब आप लोग नीचे आएंगे तो बिल्कुल आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, ये क्लैरिटी मुझे चाहिए ताकि मुम्तहिन को चीजें ढूंढनी ना पड़े। यहाँ पर देखें, अगर पूरा सफा मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है, मुम्तहिन को जब चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, ये वाला सफा देखें, ठीक है, इतनी आपने अपने राइट साइड से इंडेंटेशन को मद्देनजर रखकर, तो फिर जहां पर माहसल खत्म होगा उससे आगे आपने अपना ऐसे लिखना, ठीक है, आपने अपना ऐसे यहां पर माहसल खत्म हो गया, बस अगले पेज पे चले जाएं, यहां से आपने फिर शुरू करना है। ये है वो प्रेजेंटेशन जो कि मैं आप लोगों से चार लिखाई जैसी भी है उसके ऊपर। जी जी, आपके साथ मैंने शेयर कर देना है, मैं शेयर करता हूँ, ये आपकी अमानत है। ये हमारे तालिब इल्म हैं हाफिज तैयब रहमान साहब, ठीक है, उनसे इजाजत लेने के बाद इसी मजमून का मैंने जी कलर कॉपी मैं कर रहा हूँ। आपकी किताब में तो वो होगी ये, असल में ना आतिफ साहब जो किताब आप तक पहुंची है ना वो थोड़ी सी वो है, उसकी क्वालिटी मजे की नहीं आई, क्योंकि वो मैनुअल प्रिंटिंग पे थी तो मजा नहीं आया। हाँ जी, आई कैन अंडरस्टैंड। अब वो दूसरी कॉपी आ रही है ना, वो आपकी आई के 16 पे आ रही है, उस पर क्वालिटी बहुत मजे की है। तो ये जो कलर कॉपी है ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह आपने लिखना है, जब आप लोग अपना यहाँ पर दो चीजें नोट करें सब लोग, जब आपने कोटेशन देनी है किसी भी जगह पर तो आप उसके नीचे वाली लाइन को खाली छोड़ेंगे, ये वाली, और यहां से कोटेशन, कोटेशन आपकी बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। उसके बाद जब आपने कोई शेर देना है तो शेर के साथ एग्जाम्पल इधर अंदर जरूर देनी है। मसलन यहाँ पे अगर आपका शेर है तो ये शेर की अलामत होती है ये वाली, अगर आप अकेला मिसरा लिख रहे हैं तो उसकी ये वाली अलामत होती है आइन की, ठीक है। तो ये दो चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, ये मैं ऐसे भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
और कल आप लोगों ने अब ये खुमियाजा जो है ना ये पूरा करना है जो आपने आज असाइनमेंट नहीं की। ठीक है, ये आप लोगों की प्रेजेंटेशन है जब आप लोग सही मानों में अगर नंबर हासिल। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह वल अजीज ये दोनों मैं आपके साथ मजमून तो शेयर कर दिया था कल, अभी भी मैं दोनों चीजें अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आप सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे एक दो सवाल हैं इसमें, अगर वो प्लीज आपके पास टाइम हो इस वक्त। जी जी प्लीज गो अहेड, आज तो टाइम है हमारे पास। सर पहला सवाल ये है कि हम यहाँ पे एक तकाबली यानी जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हम इंट्रोडक्शन में भी इस चीज को ऐड करेंगे कि हमने यहाँ पे तकाबली जायजा लेना है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। ठीक अगला है सवाल। सर। दूसरा सवाल अब मेरा ये है कि अब हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे कि हमने अभी आइन का पढ़ा, बिल्कुल। उसमें हमने तकाबली जायजा ले लिया कि वो दो तीन मुल्कों का हमने देखा, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया का हमने उसमें देखा। क्या हर हम्म, पैराग्राफ जब लिखेंगे उसमें ही उसका तकाबली जायजा लेंगे? ठीक है। ठीक है। गुड, वेरी और गुड क्वेश्चन। और सर तीसरा ये सवाल है मेरा कि जो हम एक हेडिंग दे के यानी एक आउटलाइन हम बना के आ रहे हैं, तो जैसे जैसे आउटलाइन जाएंगे हम पैराग्राफ चेंज करते जाएंगे। एक होता है ना, जैसे आप इन अभी बता रहे हैं जिसको मैं शायद उर्दू में नहीं बता सकूं, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन यानी कि ठीक पहली है। लाइन को आधा छोड़ के हमने शुरू किया। जब जी, दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे उसके बिल्कुल नीचे आएगा, तो वो कहाँ से शुरू करेंगे? ये तीन सवाल है मेरे, प्लीज इसका जवाब दें। बहुत अच्छे सवाल आते हैं, गुड, वेरी गुड। पहला सवाल, जहां तक कि हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में तकाबुली जायजे का बताएंगे या नहीं, ठीक है, हम बिल्कुल बताएंगे। कल जब मैंने बात की थी यहाँ पर, आई होप कि मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है। यहाँ पर जब हमने बात की थी कि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है, एक कामयाब जमहूरी निज़ाम जिन सतूनों पर उस्तवार होता है, यहाँ तक। ठीक है। हाँ, रियासत पाकिस्तान की तरक्की का सफर भी उन्हीं पैमानों की बदौलत ज़ब्त तहरीर में लाया जा सकता है। यहाँ से, जबकि तरक्की का ये सफर मापने के लिए, ये लफ्ज के लिए जो है ना गलत लिखा हुआ है। तकाबुली जायजे में सबसे पहले खित्ते में जनूबी एशिया और फिर दुनिया के दूसरे तरक्की पजीर ममालिक का मवाजना भी अज बस जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका सिर्फ इतना हवाला दिया है कि इसके अंदर तरक्की पजीर ममालिक से इसका मवाजना अज बस जरूरी है। ये पहली चीज है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और गौर करें, मैं थोड़ा सा आपको आपके क्वेश्चन से आगे चलकर बात करता हूँ। यहाँ पर है तरक्की पजीर ममालिक से तकाबुली जायजा। अगर हम एसए की इस आउटलाइन को इतना ही वो क्या नाम है सख्ती के साथ लेकर चलेंगे, तो फिर हमें ये वाली लाइनें तो लिखनी नहीं चाहिए, ये वाली कि जनूबी एशिया और फिर दुनिया के दूसरे तरक्की पजीर ममालिक का मवाजना असबत जरूरी है, यहाँ तक तो ठीक है। और तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें यकीनन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए एक नए अज़्म और नए रास्ते का मूजब बनेगी। तो यहाँ पर हमने ये बात की है कि जहाँ पर हमने इसका तकाबुली जायजा पेश करना है, वहीं पर एक अदद बेहतर हिकमत अमली की जानिब, सिफारशात की जानिब भी जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ बताई कि हाँ, कि इस ऐसे के अंदर तकाबुली जायजा जरूर लिया जाएगा। पहला सवाल क्लियर है? यस सर, बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्रिया। दूसरा आपका सवाल ये था। ये काम। जी, दूसरा आपका सवाल ये था कि जब हम लोग हर लाइन का आगाज करते हैं तो नीचे वाली लाइन कैसे शुरू करनी है। अब मैं आपको, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, एक चीज मैं मिस कर गया था, मुझे आपने याद करा दी। जब भी हम लोग कोटेशन लगाते हैं ना, ये आपने याद रखना है अजीज तलबा, कोटेशन का मतलब क्या होता है। कोटेशन का, शेर का, या किसी भी ऐसी चीज का, उसका मतलब ये होता है कि मैंने जितनी भी बातें पीछे पैराग्राफ में की है ना, उन चीजों को, उन्हीं मेरी बातों को किसी एक और भले आदमी ने, जिसको चार आदमी जानते हैं या उसकी एकेडमिया पर रिसर्च है, ठीक है, उस बंदे ने भी ये बात ऐसे ही की है। मसलन यहाँ पर मैं आपको एक कोटेशन देता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाली तर्ज हुक्मरानी से यसरब को फलाही इस्लामी रियासत बनाया। रियासत मदीना की इंतजामी फिलासफी न्यूक्लियस अवामी फलाह बहबूद था। इससे भी एक और अच्छी कोटेशन मैं आपको ऊपर चल के देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए।
हाँ जी, अब यहाँ पर देखते हैं ये कुरान पाक सूरह नजम वर्स नंबर 39, व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अब यहाँ पर इस बात का मकसद क्या है? जब ये यहाँ पर हम पीछे से बात करके आ रहे हैं ना अपनी तमाम तर कहानियों के बारे में, तो यहाँ पर हमने जब कोटेशन दी, कोटेशन का मकसद ये होता है कि जो बात मैंने पिछले पैराग्राफ में की है उसको किसी हदीस, किसी कुरानी आयत की सूरत में एक बाकायदा तौसीक देना मकसद होता है, ताकि आपकी बात पर कोई मुहर सब्त हो जाए। ठीक है। अब जब आपने वो मुहर सब्त कर दी, तो इसका मतलब है आपने अगले पैराग्राफ पे जाना है। तो हम जब मैंने आपको मजमून नवेसी की बुनियादी तारीफ पढ़ाई थी, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि मजमून नवेसी मरबूत पैराग्राफ्स का एक ऐसा मजमुआ है जो उन्वान के मुनासिब पहलुओं का अहाता करता है। जब हम मरबूत इक्तबासात या मरबूत पैराग्राफ्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हर पैराग्राफ अपने अंदर एक इकाई है। तो अगला पैराग्राफ अपने अंदर एक अलग यूनिट है, अलग इकाई है, अपनी अलग मुनफरिद पहचान रखता है। इस हकीकत के बावजूद कि वो जुड़ा अपने मौजू के साथ है, तो इसका मतलब है कि अगला पैराग्राफ भी अपने तमाम तर पैराग्राफ्स के उसूलों के ऐन मुताबिक चलेगा। जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जहां पर भी नया पैराग्राफ शुरू होगा, ये जगह आपको खाली नजर आएगी। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? सर के अगर हम 10 पैराग्राफ लिख रहे हैं तो 10 के 10 में ही हम तकाबली जायजा देंगे ना? हाँ जी, तीसरा बहुत अहम क्वेश्चन। आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ये कि अपनी आउटलाइन को ऐसे डिजाइन कर लें कि पहले आप इसके हालातों वाकयात बता दें, और बाद में तकाबुली जायजा चारों पांचों पॉइंट्स को दो पैराग्राफ्स में अलग बुनियाद बनाकर कर दें और नीचे कंक्लूजन लिख दें। आपके पास ये भी चॉइस मौजूद है। मगर चूंकि मेरे पास किताब, वो क्या नाम है, अल्फाज की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो मैंने हर एक पैराग्राफ के अंदर उसका मवाजना दे दिया। वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा अप्रोप्रिएट भी है, साथ ही तकाबुली जायजा, ताकि मुम्तहिन को आगे चलकर ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो वो एक ज्यादा सेफ अप्रोच है हर पैराग्राफ के साथ देना। क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम आतिफ साहब। सर सर इसमें एक क्वेश्चन था कि जस्ट लाइक हम जैसे इंग्लिश का एक ऐसे राइटिंग के असूल होते हैं कि हमने जो इसमें सर मेन हेडिंग्स हमने गालबन 7 दी हैं। मेन हेडिंग जैसे आईनी वाला दस्ती सियासी इस्तेहकाम है, इसमें हमने सब हेडिंग्स आगे तीन तीन आउटलाइंस में लिखी हैं। तो हाँ जी, इंग्लिश ऐसे में तो सर ऐसे होता है कि जितनी सब हेडिंग्स हैं उनका एक अलग अलग पैराग्राफ हम लिखें। बिल्कुल। मगर इसमें मैंने रात ये सारा पढ़ा और हाईलाइट भी किए इसमें जो मुश्किल अल्फाज थे। आईनी वाला दस्ती और ये इस पे हमने एक एक पैराग्राफ लिखा है। एक एक तो क्या पैराग्राफ, इसमें बिल्कुल। पेपर में एक तो टाइम भी कम होगा, मेरा थोड़ा सा सर राइटिंग स्लो का भी इशू है, तो क्या बिल्कुल। हम इसकी आगे डिटेल ये आउटलाइन में लिखनी जरूरी है? ये एक जो ऐनी वाला दस्ती ऐसे ही थोड़ा सा लंबा करके एक हम पेज हाँ बनाकर जी, लिख दें मैं और बता, 7 हेडिंग्स दे दें? जी बिल्कुल। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, असल में ना फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर ये कल वाला जो हमारा 9 बजे वाला बैच है, 7 बजे वाला, उसने भी बड़ा हंगामा किया है इसके ऊपर। वो पता नहीं क्या वजह है, शायद अंग्रेजी ऐसे ने हमें बहुत ज्यादा एक जो है ना रिजिड बना दिया है अपनी मजमून नवेसी में। ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो है वहां पर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाज औकात आपको टाइम को मद्देनजर रखते हुए उस स्ट्रक्चर को मुतालिक भी थोड़ा बहुत तब्दीलियां करना पड़ती है, लेकिन उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा। यहाँ पर जो है फिल वक्त जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कम अज कम आप 3 पॉइंट लाजमी दें। कम अज कम तीन उसके सब पॉइंट्स दें, लेकिन पैराग्राफ आपने एक ही लिखना है। ठीक है। जब हमारे 4-5 एसेस हो जाएंगे ना, तो फिर हम इस पे बात करेंगे कि क्या हमने एक ही यानी 4 मेन हेडिंग्स बना के उसके बाद ऐसे शुरू कर देना है वहां पर जाके, क्योंकि पीएमएस मिनिस्टीरियल में 1 घंटा होता है। लेकिन अभी आप अपनी स्पीड पे ध्यान ना दें, अभी आप अपने कंटेंट पे ध्यान दें। इंशाल्लाह अगले वीक में हम लोग भरपूर तरह से इस पे काम करेंगे। अगले वीक से मुझे एक और बात, क्वेश्चन आपका क्लियर है तो मैं अगले वीक में बात करूं। जी राइट राइट। शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि यार एक क्लास आप लोगों की रहती है, मैं चाह रहा हूँ कि कल अगर आप लोगों के साथ मैं क्लास पढ़ा लूँ, इज इट पॉसिबल? या संडे की रखूँ, या फिर नेक्स्ट 2 ऐसे कर लें?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना ये था कि जिस तरह सर इंग्लिश के ऐसे में हम आउटलाइन में साथ साथ रेफरेंसेस भी देते हैं उसके साथ ना सोर्स का भी, हाँ ये जी, जो बात हम कर रहे हैं इस हवाले से इसका रेफरेंस ये है। क्या उर्दू में भी ऐसे होता है सर, हम उसके सोर्स बिल्कुल को भी आप दें। आलमी हाइलाइट इदारा, करेंगे? जी बिल्कुल आप बताएं। आलमी इदारा सेहत अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या पाकिस्तान के शुमारियाती इदारे के मुताबिक आप बिल्कुल दें। तो अगर इसमें सर जो आपने अभी ये लिखा है इसमें मतलब डॉन न्यूज़ से, जिस तरह मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ उसमें हम डॉन न्यूज़पेपर का रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ पर किस तरह देंगे? उसमें बिल्कुल आप बताएं कि पाकिस्तान के नामवर अखबार डॉन न्यूज के मुताबिक, और शुक्रिया आगे सर। अपनी अबारत लिख लें। उसमें कौन सा मसला शुक्रिया सर, शुक्रिया। है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट। अभी यार मैं जो चीज चाह रहा हूँ ना, मैं आप लोगों की मैं उसके ऊपर एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। मैं पहले क्लास का डिसाइड कर लूँ, टाइम कम है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों की क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर चीज़ें बेहतर हुई हैं अभी तक, तो आपने एक ऐसे भी नहीं लिखा, तो मैं इतना इत्मीनान कर नहीं सकता, लेकिन आप सब लोग माशाल्लाह मेच्योर हैं, अगर आप इजाज़त देते हैं। लेकिन नहीं, उसमें हम जा नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगा। चलें, फिर हम लोग अपनी अगली क्लास जो है वो मंडे को ही करेंगे। इस ऐसे को भरपूर तरह से पढ़ें। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, अरबिक में नहीं। वो लिख सकते हैं अगर आपको आता है ना। पंजाबी में भी नहीं, इंग्लिश में भी नहीं। अरबिक जो है ना, कोटेशन नहीं, अगर वो कुरान पाक की आयत है तो उसे बिल्कुल लिखिए, नीचे उसका तर्जुमा लिख दें। ठीक है। जी सर। सर सर एक छोटा हमारी सा एक सवाल है मिनट एक प्लीज। मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, हमारी क्लास आप भरपूर तरह से ये मजमून लिखें। क्लास हमारी होगी मंडे को ही। ठीक है, हाँ जी, संडे को सबमिट करानी है आपने, संडे की शाम तक करा दीजिएगा। क्लास मंडे को होगी। अगले वीक में चूंकि हम लोग अपनी प्रैक्टिसेस मुकम्मल कर चुके होंगे, तो फिर आगे जो हमारे 3 दिन होंगे ना, उसमें फिर मैं आपको दो दो मजामीन दे दूंगा। तो ये हम कंपनसेट कर लेंगे। विल इट दैट बी राइट? जी सर, जी सर, ये दुरुस्त रहेगा। सर इसमें जी मेरे एक सवाल है। जी सर प्लीज। सर इसमें हमें कोई एक वर्ड लिमिट दे दे, ताकि यानी 8 सफ़ात, कई लोगों की राइटिंग बहुत खुला खुला लिखते हैं, कोई तंग ठीक है, तंग लिखते हैं। मैं जी अगर बिल्कुल। 8 सफ़ात लिखूंगा तो 1500 लफ्ज हो जाएंगे सर, वो मुझे तो। समझ आ गया, मुझे जी जी समझ सर। आ गया। आप इस तरह करें कि 8 पैराग्राफ्स कर लें। आपके जिसका ज्यादा मोटा लिखता है, बड़ा लफ्ज लिखता है, उसका पैराग्राफ उतना बड़ा हो जाएगा। ठीक राइट है, सर, राइट सर। आप 8 पैराग्राफ कर लें। जी ठीक हो सर, गया। और 100 लफ्जों का सर पैराग्राफ मुनासिब सवा रहेगा? सौ, 125, 150, कोई मसला नहीं। यानी कि जी जी। 10 से 12 लाइनों का अच्छा पैराग्राफ दिखने में, ये देखें ना, मैंने आपके सामने देखा है, ये यही आप देखें जरा। जी सर, बिल्कुल। ये मैं देखता हूँ, ये देखें। ये एक अच्छा जी सही। पैराग्राफ है आपके जी, सामने जो है। मुनासिब पैराग्राफ है सर ये। ठीक है। तो जी सर। ये चीज रियलिटी है कि जो चीज दिखने में भली लगती है, कल आपको वो अच्छा रिजल्ट देगी। जी हाशिया जी लगना चाहिए, प्रॉपर आउटलाइन अच्छी बननी चाहिए। मेरे ख्याल से हम सर। मंडे की क्लास पढ़ेंगे अब आगे। ठीक है। राइट सर, राइट सर। बहुत शुक्रिया यार। और मंडे को इंशाल्लाह अजीज, मैं ये मामलात से, आई विश के 22 अप्रैल से लेकर आज तक, यकीन करें 10-10 घंटे भी जो है ना, अब वो कंटेंट के मामलात फाइनलाइज हुए हैं, तो अब वो मार्केटिंग के स्टैंडर्ड्स को देखना है और बाकी चीजों को। असाइनमेंट ये मजमून आपने सर मुकम्मल मेरा करना है। क्वेश्चन है। असाइनमेंट ये मजमून आपने मुकम्मल करना है। लिखना है, 8 पैराग्राफ आपके होने चाहिए। और सिंपली आप एक वर्ड के अंदर काउंट कर लें। ठीक है, का के की को उसके अंदर काउंट करें, और वाओ का के की, इनको आप इसके अंदर काउंट करें। एक लाइन में जितने भी आपके लफ्ज आते हैं, बाद में उनको ज़र्ब तकसीम करके, तो उसको मैंने आपको ये कहा कि ये जो आपके सामने पैराग्राफ है ना, ये जो आगे एक अच्छा पैराग्राफ, ये वाला, ठीक है, यहां से लेके ये वाला 12, 13, 15 लाइनों का एक अच्छा पैराग्राफ होता है। जी प्लीज, अगर कोई और सर मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जी प्लीज मिस रिफत। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आउटलाइन एक ही पेज पे होनी चाहिए, या उसे हम ज्यादा भी लिख सकते हैं? एक क्वेश्चन ये बिल्कुल है। लिखिए एक से और लाइन, दूसरा कोई ये, मसला नहीं। बिल्कुल कोई सर मसला मोस्टली ये नहीं। कहा जाता है कि एक ही पेज पे आउटलाइन होनी चाहिए, वो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उससे एग्जामिनर के लिए। ये किसने कहा है? सर ये मैंने बहुत से सुना है, बहुत से मेंटोर से सुना हुआ है, मतलब जो। चले, मैं उनकी भी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन अगर आउटलाइन जितनी आप लोगों का पीएमएस मिनिस्टीरियल है, तो एक लाइन पे आ ही जाएगी, वो आगे चल के मैं बात करूं।
क्योंकि आप लोगों की लिमिट थोड़ी सी कम है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला जो पर्चा है ना, उसकी मामलात कुछ और है। और सर दूसरा ये कि आपने बोला है ना कोटेशन जो है ना दरमियान में होनी चाहिए, हाँ जो जी। उसके नीचे है लाइन, लाइन को फ्री रखनी है, वो इसलिए रखनी है क्योंकि अगर हमने वो कोटेशन जिस पोइट की लिखी हुई है तो उसका नेम लिखना है नहीं नहीं और नहीं नहीं, एग्जाम्पल साथ नेम देना है, तो नीचे आएगा। नेम सर। नीचे आएगा। ठीक है, कोटेशन से भी नीचे आएगा। वो जो जी लाइन जी, मैंने छुड़वाई है वो इसलिए छुड़वाई है क्लैरिटी के लिए, मुमतहिन को चीजें ढूंढनी ना पड़े। ठीक है सर। अगर ठीक है। पोइट का नेम ना आता हो सर, एक कोई ये फेमस मसला कोई नहीं, शेर हो। सिंपली हाँ शेर आता है, उससे रेलिवेंट है, बकौल शायर बस। ठीक है, फिर भी लाइन छोड़नी है सर। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। अच्छा यार, ये मैं अनाउंसमेंट करना भूल गया, आज हमारी लास्ट ओपन क्लास थी। मैंने कहा कि चलें, अब वो तो मुझे तो इसलिए मैंने ओपन कर दी कि अब मुझे लगा कि शायद ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो ये मैंने नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जिन लोगों की अभी तक किताब नहीं आई तो यार वो किताब जरूर मंगवा लीजिएगा, क्योंकि फिर कल परसों हमने जो ऐसे पढ़ना है ना, वो वाला क्या नाम है, सयाहत पर, वो फिर ऐसे में आपको पीडीएफ में नहीं दे पाऊंगा। तो ये 0330, सॉरी, रजिस्ट्रेशन वाला कौन सा नंबर था हमारा? मिस माइदा है क्लास में या चली गई हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। माइदा बच्चे नंबर शेयर कर दें प्लीज। हाँ जी। जी प्लीज, कैसे सब कैसे हैं आप, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल। अच्छा सर, मेरी भी एमफिल जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से है। सर 19 से 21 सेक्शन में है मेरी। और तो क्या था आपका? जी जी, मेरी एमफिल उर्दू थी। आपने 19 से 21 सेक्शन था जीसी लाहौर से। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, माशाल्लाह, दैट्स गुड। हाँ तो जी, कौन थे तो आपके मैंने सर ना, थीसिस के सुपरवाइजर? जी जी, मेरी थी अपने डॉक्टर अलमास खानम साहब। अरे क्या खूबसूरत इंसान का नाम लिया आपने, अल्लाह ताला की जात खुश रखे उन्हें। तो मैंने अब सर तो आज माशाल्लाह वो देखा। एसोसिएट प्रोफेसर हो गई हैं। हाँ, मेरी वो ना बड़ी शफीक, काइंड हार्टेड और बहुत अच्छी मतलब मैडम थी। इंडीड इंडीड, शी इज, शी इज। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, ये जो आपने ये फरमा रहे थे कि जो मतलब है, ये जो आप दिखा रहे थे, जो शेर जो हैं वो मोटे मार्कर से लिखे हुए थे, तो जब हम एक तहरीर लिख रहे हैं, क्या उसमें शेर को हाईलाइट करना जरूरी है मोटे मार्कर से, या उसी जिस कलम से लिख रहे हैं उसी से हम लिखें, और हाँ जी। वो बकौल शेर लिखकर आगे कॉलम वगैरह लगाकर, ये थोड़ा फरमा दीजिए। जी जी, कैसे साहब, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्योंकि आपका लिटरेचर से ताल्लुक है। जब हम एमए उर्दू का पर्चा करेंगे ना, फिर हमें जी जी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमए उर्दू का पर्चा हमारा चेक होना है इस बुनियाद पर कि हमारा तहरीर का उस्लूब क्या है। ठीक है। जी जी। या एमफिल का थीसिस लिखेंगे तो हमारी तहरीर का उस्लूब देखा जाएगा। लेकिन आप कंपटीशन की जब बात करते हैं ना, यहाँ पर मामला कुछ थोड़े से मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर प्रेजेंटेशन, आपका अंदाज, और फिर आपका पर्चा किस हद तक सामने खूबसूरत नजर आ रहा है, हाँ इस जी। पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हमने अदबी तहरीर के बजाय थोड़ा सा मामलात को प्रेजेंटेशन के एतबार से बेहतर करना है। ठीक है। हाँ जी। तो उस तनाजुर में मैंने ये अर्ज की। क्वेश्चन आपका बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन मुकाबले के इम्तहान में हमने ऐसे ही चलना है इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा सर एक एक है भाई, जब हम पेपर का में मुख्तलिफ मज़ामीन आते हैं, तकरीबन 5 मजमून आते हैं, और उसमें से एक हमने सिलेक्ट करना होता है। हाँ जी। तो आज चूंकि मैंने एम ए पंजाब यूनिवर्सिटी से है, एम फिल मेरी जीसी लाहौर से है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई अदबी मजमून आए तो मैं तो उसको ऑप्ट करना चाहूंगा। ये अदबी ऑप्ट किया जाए या दूसरा ऑप्ट किया जाए? तो अगर तो अदबी किया जाए तो मेरे ख्याल अदबी फिर उसके म्यार पर बंदा पूरा उतर सकता है, क्योंकि अदबी मजमून हर कोई ऑप्ट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हमने आगे उन्वान करना है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। एक हाँ जी। मजमून हमने करना है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। जब हम वो वाला मजमून करेंगे, उसके अंदर इंशाअल्लाह वल अजीज आप अपना जब वो मजमून लिखेंगे, मैं एक नज़र तहरीर को देखकर इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। वैसे आपकी मुझसे भी ज्यादा बेहतर गिरफ्त होगी, और जो कि है अल्हम्दुलिल्लाह आपका माशाल्लाह एमफिल है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आप बिल्कुल आप वो ऑप्ट सर करें। मेरी ना हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, मैं ना
आपने आपकी आई बेसिक नहीं मेरे लेवल पर पास ना वो। हैंड राइटिंग उर्दू की माशाल्लाह मेरी अच्छी है। मोस्ट वेलकम। आपने आपकी मेरे ख्याल से असाइनमेंट तो भेजी किसी ने नहीं, आपकी क्या आनी है? अच्छा सर असाइनमेंट भेजिए, इंशाल्लाह देख लेते हैं उसको। मंडे को अच्छा। असाइन मंडे को असाइनमेंट आती है ना, तो फिर यार ये ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगली क्लास का टाइम हो रहा है, पीपल आर वेटिंग फॉर मी। और ये इस नंबर पे आप अपना राब्ता नंबर, ये 0335725525, अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल कर लीजिए। ऑन मंडे देयर विल बी नो ओपन क्लास, और हम इंशाल्लाह अल अजीज अपने इस बैच को भरपूर तरह से रन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मंडे को आप सब लोग मुझे टफ टाइम देंगे इन टर्म्स ऑफ योर असाइनमेंट सबमिशन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। सुबह